यकीन मान के चलो कि जो नेम रिएक्शन मैं बताने वाला हूं इसी के अंदर नेम रिएक्शन फंस जाएंगे। इस टाइप के सवाल आएंगे, परसेंटेज वाले आ सकते हैं, पराशरण दाब वाले आ सकते हैं, पढ़ के जाइएगा। कह रहे पीछे अब ये सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं, किस साल के हैं ये उससे मतलब नहीं है। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आते हैं, इसलिए रिविजन कर लो एक बार कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ऐसी अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया कहलाती। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल भाई। अब आपकी परीक्षा में मात्र चंद घंटे बचे हैं और उसी सिलसिले में आपने शॉर्ट क्लास देख ली होगी, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की। अब बारी है एक छोटे से टॉपिक की जिसमें हम कभी कभी देखते हैं, कभी कभी ऐसा तो हुआ नहीं है, हो सकता है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाए आपके सामने और नेम रिएक्शन आ सकती हैं। और एकदम यकीन मान के चलो कि जो नेम रिएक्शन मैं बताने वाला हूं इसी के अंदर नेम रिएक्शन फंस जाएंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको देख कर जाना, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, फिर आएंगे नेम रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए आइए चलते हैं। देखिए पहले अगर न्यूमेरिकल की बात करें प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसा हो ही जाता है, ठीक है, कहीं पर कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, क्या कोई मच्छर वच्छर, हाँ ये रहा, ठीक है। अगर बात करें पहले न्यूमेरिकल की प्यारे बच्चों, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछ लेता है और सब्जेक्टिव टाइप भी पूछ लेता है। कहता है एक यौगिक ए व बी तत्वों से बना है जिसमें ए परमाणु कोष्ठिका के कोनों पर है। मतलब हमने कहा अगर हम हल करें या पहले बात करें, दिया है सर, पहले बात करेंगे क्या प्यारे बच्चों, दिया है, क्या दिया है। उन्होंने कहा जो ए परमाणु है प्यारे बच्चों, क्या, जो ए परमाणु है प्यारे बच्चों, कौन सा परमाणु है, जो ए परमाणु है वो कहां है, कोष्ठिका के कोनों पर। अब कितने कोने होते हैं तो बोलोगे 8 कोने होते हैं, तो हमने लिख दिया 8 कोनों पर है। कहां लिख दिया, 8 कोनों पर है। 8 कोनों का मतलब सर 8 गुने 1/8 का मतलब एक परमाणु है, ठीक। और जो बी परमाणु है, अगर बी परमाणु की बात करें प्यारे बच्चों, तो साफ साफ ये बोल रहे हैं बी परमाणु फलक के केंद्र पर। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तुमने कहा 6 फलक केंद्र पर हैं। कहां है भाई, 6 फलक केंद्र पर हैं। अगर 6 फलक केंद्र पर हैं तो फलक केंद्र पर कितना हिस्सा होता है, 1/2 हिस्सा होता है। तो 6 गुने 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो सूत्र क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सूत्र क्या आ जाएगा, तो सीधे सीधे सर सूत्र आ जाएगा हमारा, सूत्र आ जाएगा हमारा, ए के 1 लोग हैं, बी के 3 लोग हैं, सूत्र आ जाएगा AB3। क्या आ जाएगा, AB3। हो सकता है यहां कई सारी चीजें चेंज कर दे, उसमें आपको घबराना नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, आप आसानी से कर लोगे इस टाइप के सवाल को। दूसरे टाइप के सवाल देखो, इस टाइप के सवाल आएंगे, परसेंटेज वाले आ सकते हैं, पराशरण दाब वाले आ सकते हैं, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पराशरण दाब वाला आ सकता है, मोलरता वाला आ सकता है, मोललता वाला आ सकता है, और पराशरण दाब वाला आ सकता है। तो इस टाइप के सवाल भी पढ़ के जाइएगा। कहते क्या है, कहते हैं 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है। तो हमने कहा भैया, अच्छा, हमने कहा भैया दिया क्या है, हमने कहा भैया दिया क्या है, हमने कहा दिया है सर बी दिया है 22 ग्राम और ए दिया है 122 ग्राम, ठीक है। ऐसे लिख दो, बी दिया है हमारा बेंजीन, मतलब C6H6 दिया है, बी दिया है हमारा बेंजीन, और ये दिया है CCl4, ए दिया है, ठीक है। बी का वेट दिया है प्यारे बच्चों, बी का वेट दिया गया है 22 ग्राम और ए का वेट प्यारे बच्चों दिया गया है 122 ग्राम। बताओ अच्छा कुल वेट कितना हो जाएगा, मतलब विलियन का वेट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 22 प्लस का 122 बराबर 144 ग्राम का हो जाएगा। अब बोल रहे हैं दोनों के, चाहे वो बेंजीन हो चाहे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, दोनों के द्रव्यमान परसेंट की गणना कीजिए। तो अगर मैं निकालूं परसेंटेज, किसका परसेंटेज, हमने बोला बेंजीन का, जैसे लिख दो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का अगर प्रतिशत निकालें, कौन सा प्रतिशत, भार प्रतिशत निकालें, तो क्या होगा भैया, बेंजीन का भार ऊपर रख दो, कुल भार नीचे रख दो, गुणे में मार दो 100। सही है। अच्छा, हमने कहा अगर परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ CCl4, मतलब CCl का द्रव्यमान प्रतिशत बोल दे, तो CCl4 का भार ऊपर रख दो, कुल भार नीचे रख दो और गुणे में मार दो 100।
इसको हल कर लीजिएगा, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, बेसिक बात है। ठीक है, इसलिए समय कम है, इसलिए आपके कैलकुलेशन के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहे हैं एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज है। लिखते चलिएगा जो दिया है। पहली बात क्या दिया है भैया? दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज। हमने कहा बी हमारा जो है वो हमारा है ग्लूकोज C6H12O6 है प्यारे बच्चों। उसका जो वेट दिया गया है प्यारे बच्चों वो है 18 ग्राम। बहुत प्यारा। तो इसका मोलर वेट बता दो कितना होगा। तो आप कहोगे सर जी मुझे तो याद है, और याद कर लिया हम लोगों ने, चाहो तो निकाल लो। 12 छंग 72, 12 कितना हो गया? 12 छंग 72, 12 कितना हो गया? 84, और 16 छकैया 96, 84 96 कितना हो गया? 180। मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। ये बेसिक बात दी है। कहते 1 किलोग्राम जल में घुला है, मतलब सर ए हमारा जो है वो जल है, और उसका जो भार दिया गया है प्यारे बच्चों वो 1 केजी दिया गया है। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम दिया गया है। कितना ग्राम दिया गया है? तो बोलोगे 1000 ग्राम दिया गया है। 1.013 बार, बार को छोड़ो, दाब से मतलब नहीं है तुमको। यह विलयन किस ताप पर उबलेगा? तुमको टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है? टी निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। जल के लिए केबी हमको याद भी है, ना देते तो कोई दिक्कत नहीं। केबी होता है 0.052 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। 0.52, 0.052 नहीं, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब अपना फार्मूला लगा दो बस। फार्मूला क्या था? क्या निकालना है? जल कितने ताप पर, या विलयन कितने ताप पर उबलेगा विलयन के लिए। अच्छा बताओ जरा, ये बताओ जल के लिए ताप कितना होता है? जल के लिए ताप उबलना है। उबलना का मतलब क्या होगा? क्वथनांक बताना है। तो भैया हमने कहा शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है सर वो होता है 373.15 केल्विन। अरे भैया 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ दो, केल्विन में निकल के आ जाएगा। तो हमने कहा सर यहां से हम डेल्टा टीबी बराबर लगाएंगे 1000 गुणे केबी गुणे वेट बी बटे मोलर वेट बी गुणे वेट ए। अब वैल्यू रखते जा रहे हो फटाफट, बोलो 1000, केबी का मान 0.52, वेट बी का मान सर दिया गया है 18, मोलर वेट भी दिया है 180, वेट ए दिया है 1000। हमने कहा सर जी 1000 से 1000 चला गया, 18 से ये चला गया, 18 180, 10 से भाग करोगे तो पॉइंट और एक खिसक जाएगा, आएगा 0.052 केल्विन। ये तो डेल्टा टीबी निकल के आ गया। अब हमें पता क्या है, देखो जरा बात, हमें पता क्या है सर, हमें अच्छे से मालूम है कि जो डेल्टा टीबी होता है ना, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्वथनांक का उन्नयन होता है, मतलब विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है और शुद्ध जल का या शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। अब यहां से वैल्यू रख दो, टीएस निकाल लो। टीएस निकालना है, यहां टीएस निकालना है, विलयन किस ताप पर उबलेगा। ठीक, तो भैया टीएस बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे टीएस बराबर, इसको यहीं रोक लिया, टी नॉट ए इधर भेज दिया तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस का टी नॉट ए। अब वैल्यू रखो, जोड़ दो फटाक से। डेल्टा टीबी कितना है? 0.052, 0.052, और टी नॉट ए कितना है? 373.15 केल्विन। अब जोड़ लो केवल बस, तो टीएस कितना आ जाएगा? 5 5 10, 373.202 केल्विन। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सवाल है। इसी टाइप के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं 6 नंबर का, सॉरी 6 नंबर बोले, 5 नंबर का। ठीक है, लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। अब लॉन्ग में वहां थ्योरी आ रही, थ्योरी कर लेना, क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन कर लेना। ठीक, अगले में आ जाओ। एक सवाल देखो डिफरेंट टाइप का, कह रहे हैं पीच। अब ये सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं, किस साल के हैं ये उससे मतलब नहीं है। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आते हैं, इसलिए रिवीजन कर लो एक बार। कहते हैं पीएच बराबर 10 के विलयन के लिए संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का परकलन कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। हमने कहा पीएच का मान 10 है, दिया क्या है? हमने कहा भैया दिया है पीएच का मान 10 है, बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो ई निकालना है। क्या निकालना है? ई दिया है, ई निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। अच्छा,
विलियन के संपर्क वाले, विलियन के संपर्क वाले, अच्छा ठीक है, विलियन का संपर्क निकालना है, ठीक है। तो मतलब हमने कहा हल करना है भैया, हल के लिए हम पहले ले लेते हैं विलियन। तो हमने कहा 2H प्लस का विलियन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है, H2 गैस बनाता है। अच्छा जरा बताओ इसके लिए नष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर नष्ट समीकरण हो जाएगा E बराबर E नॉट माइनस का 0.059 अपॉन में n लॉग H2, ऊपर दिया गया है H2 की सांद्रता बटे H प्लस की सांद्रता, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहां 2 लिखा है। अच्छा बात यहां समझो जरा, याद है पीएच, पीएच का मतलब होता है, पीएच का फार्मूला क्या होता है पहले ये समझो। फार्मूला होता है H प्लस सांद्रता बराबर होता है प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस का पीएच। अब यही पीएच का मान केवल उठा के रख दो, तो H प्लस का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे H प्लस का मान आ जाएगा 10 की घात माइनस का 10 आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जरा आगे देख लो, जरा आगे देख लो। अब वैल्यू उठा के रखो, और ये जानते हैं कि भैया जो हाइड्रोजन है उसके लिए जो ई नॉट होता है प्यारे बच्चों 0 होता है, याद करो, याद आया। मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड ये है ना, ई नॉट लिखा है ना, तो मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसका मान 0 माना जाता है। तो यहां वैल्यू रखते चले जाओ, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू 0.059 अपॉन, भैया एन का मान कितने हैं, एन का मान कितने हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एन का मान 2 रख दिया, लॉग, अब भैया ये गैस है ना, किसी गैस की सांद्रता कितनी मानी जाती, 1 मानी जाती है, बटे 10 की घात माइनस 10 दी है, ऊपर का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। बहुत आसान नहीं समझना, देखो जरा ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 0.0591 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। इसको मैं ऊपर भेज रहा हूं, इसी को मैं ऊपर भेज रहा हूं, ठीक है। तो इसी को मैं अगर ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 की घात 10 का होल स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हो 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 10 की घात 20। अरे भैया 10 की घात नीचे आएगा माइनस 20, 10 दूनी 20, अब माइनस 20 ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, 10 की घात 20 हो जाएगा। अब 20 को आगे बुला लो, लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, पावर आगे आ जाएगी, तो e बराबर क्या आ जाएगा 0.0591, 59 ले लो चाहे 591 ले लो, चलो 59 ले लेते हैं, 59/2 गुने 20, और लॉग कितना आएगा 10, और लॉग 10 का मान कितना होता 1 होता है, तो ई बराबर 2 दहम 20, 10 से गुणा मारो तो आएगा भैया 0.59, और लॉग 10 का मान 1 होता है, तो ई बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.59 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.59 वोल्ट आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 0.59 वोल्ट आ जाएगा। इस टाइप के सवाल भी एक सवाल पूछा गया है किसी भी साल में, पर पूछा गया है। अगले में आओ, अगला सवाल देखो, न समीकरण वाला एक सवाल भी पूछा जा सकता है 5 नंबर का, ये 5 नंबर वाले सवाल हैं। देखो जरा पहली बात देखते हैं दिया क्या है, भाई दिया तो सामने ही सब कुछ, छोड़ो उसको हटो। अच्छा लिख लेते हैं बेसिक बातें, दिया है प्यारे बच्चों एक ये सेल निरूपण है, इसके लिए Mg2+ कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे सर जी Mg2+ की जो सांद्रता दी गई है वो दी गई है 0.01, मतलब 10 की घात माइनस का 2, ठीक। और Cu2+ की जो सांद्रता दी गई है प्यारे बच्चों वो दी गई है 0.001, मतलब 10 की घात माइनस का 3 है। तो बेसिक बात हो गई। अच्छा न समीकरण बनाते हैं, न समीकरण से पहले ये समझ लो कौन एनोड पर है कौन कैथोड पर है, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। सर ये लेफ्ट में है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, या राइट में है इसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन एक फार्मूला पढ़ा था, यस सर, हल कर लो, आ जाओ हल कर लो, आ जाओ। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ई सेल बराबर, क्या निकालना है, सेल, ई सेल निकालना है। तो ई सेल बराबर होता है प्यारे बच्चों ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन में n, n का मान कितना है 2+ है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लगेंगे, अपॉन n, और लॉग ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बटे, अब यही वैल्यू उठा के रखते चले जाओ फटाफट, ठीक। तो ई सेल बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर ई सेल बराबर आ जाएगा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, तो बोलोगे ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, मतलब कौन कैथोड पर है माइनस का कौन एनोड पर है। अभी देखो पहचानना सिखा दूंगा,
माइनस का 0.059 अपॉन 2 प्लस है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 लॉग। ऑक्सीडेशन किसका होता है? एनोड का। कहां है एनोड? Mg वाला है। तो बोलोगे ऊपर क्या रहेगा? तो बोलोगे ऊपर रहेगा Mg2 प्लस, और नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा Cu2 प्लस। अब फटाफट मान रखते चले जाओ, हल करते चले जाओ बस। देखो अब पहली बात आती, कैथोड पर कौन होगा, एनोड पर कौन होगा? पता चल गया ना भैया, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो Mg वाला एनोड पर होगा, Mg वाला एनोड पर होगा और ये कैथोड पर होगा। वैल्यू पुटअप कर दो आराम से, ये एनोड पर होगा और ये कैथोड पर होगा, क्योंकि एक मान माइनस का एक मान प्लस का। माइनस वाली वैल्यू एनोड पर, प्लस वाली वैल्यू कैथोड पर, डायरेक्ट भी जान सकते हो। रखो वैल्यू, तो ई सेल बराबर क्या आ जाएगा? ई कैथोड, कैथोड पर कौन है? 0.33, माइनस का 2.37, माइनस का 0.059 बाई 2 लॉग, आगे लिख रहा हूं, Mg2 प्लस की वैल्यू 10 की घात माइनस 2 बटे 10 की घात माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, आ जाओ जरा, बराबर के नीचे बराबर, ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 3 हो जाएगा 10, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, और 2 में 2 ही रहेगा। माइनस का 0.059 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 था और प्लस का 3 आ गया, 10 की घात 1, 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो आ जाएगा 2.70। 2 से भाग कर लो, 0.0, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। लॉग यहां कितना आ जाएगा? 10। लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है, बस केवल जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 2.72 वोल्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 2.72 वोल्ट आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जरा अगले टाइप के सवाल देखो। ऐसा सवाल आ सकता है पेपर में अगले चैप्टर से, 4 चैप्टर है। कहते हैं 2A एरो उत्पाद अभिक्रिया में की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए वेग की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, वेग निकाल लेते हैं। पहली बार लिखेंगे दिया क्या है, पहली बार लिखेंगे दिया क्या है। हमने कहा दिया है, समय दिया है 10 मिनट, कोई बात नहीं, समय लिख लिया 10 मिनट दिया है। प्रारंभिक सांद्रता तो हमने मान लिया R1, A है ना, तो A1 मान लेते हैं। चलो पहली A1 मान लेते हैं, तो हमें A1 दी है 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर, मतलब A2 दिया है 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। ठीक, रह जाती है। क्या निकालना है? अभिक्रिया का वेग निकालना है, R निकालना है। हल कर लो। R बराबर क्या होगा? माइनस का डेल्टा सांद्रता A बाई डेल्टा T, वो भी काहे का होगा? माइनस का होगा। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, मतलब A2 बाई A1। अब जरा देखो यहां, मगर यहां कितना लिखा है? 2 लिखा है ना, तो यहां आएगा बटे में 2। देखो ऐसे, माइनस का डेल्टा सांद्रता A बाई डेल्टा T। अब हमने देखा यहां A के बगल में किससे गुणा है? 2 से गुणा है, तो हम यहां भी 2 से गुणा कर देते हैं। अब जरा देखो, माइनस का डेल्टा का मतलब क्या होता है? A2 माइनस का A1 अपॉन में 2, डेल्टा T का मान कितना है? आप कहोगे 10 है। ठीक, आओ जरा, माइनस का A2, A2 का मान कितना है? आप बोलोगे सर A2 का मान 0.4 है, A1 का मान 0.5 है, बटे में कितना है सर जी? 2 गुणे 10 है, मतलब 20 है, बात वही है। अब देखो जरा, ऊपर आएगा माइनस का अंदर और माइनस का अंदर आएगा 0.1, अपॉन में कितना आएगा? 2 गुणे 10 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 0.1 बचा, तो R बराबर आएगा 0.1 बटे में 2 गुणे 10। अब 0.1 बटे में 2 गुणे 10 का मतलब क्या हो गया? 1 बटे 2 गुणे में आ जाएगा 100। ठीक, अब इसका मतलब क्या होगा? 2 से भाग करेंगे तो 0.5 बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, मतलब सीधे सीधे अगर आंसर निकाला जाए यहां से, तो R बराबर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ठीक, ये छोटा सा सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। सोचो, ये सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे बनाने वाले टीचर हैं। ठीक, अब जरा और नाम अभिक्रियाओं में
अब जरा आओ नाम अभिक्रियाओं में। पहली नाम अभिक्रिया देखो बहुत ध्यान से, ठीक। पहली नाम अभिक्रिया देखो बहुत ध्यान से। पहली है हुंस डीकर अभिक्रिया। कहते क्या है, जो कहते हैं वही में हम लोग करके जाएंगे और सिखाते जाएंगे आपको, ठीक। जो कह रहे हैं वो करते जाएंगे और हम लोग सीखते भी जाएंगे। कहते हैं CCl4 की उपस्थिति में, करा दो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे RCOO, उसका सिल्वर लवण का मतलब Ag हो जाएगा। लवण में ब्रोमीन गैस मतलब Br2 हो जाएगी। प्रवाहित करने पर क्या बनता है, ब्रोमो एल्केन बनते हैं। अब कैसे बनेगा भैया, एक Ag के साथ एक Br निकाल दो। हमने कहा एक Ag के साथ एक Br निकाल दो, बहुत बढ़िया किया। हमने कहा ये दिख रहा CO2, इसको भी बाहर निकाल दो। तुमने कहा हाँ सर निकाल दिया। अब भैया बउआ बच्चा जी क्या बचा, तुमने कहा सर बचा R और एक बचा Br, तो एक R बचा एक Br बचा, तो यही तो हुआ ब्रोमो एल्केन। तो याद हो गई सर, CCl4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण में ब्रोमीन गैस प्रवाहित करने पर ब्रोमो एल्केन बनता है। ऐसी अभिक्रिया हुंस डीकर अभिक्रिया कहलाती है। लिख देना, रिएक्शन लिख देना, काम खत्म, ठीक। अगली देखो, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब भैया करते जाओ और नाम लिखते जाओ। कह रहे हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर। अब भैया ए रहा एल्किल हैलाइड RX, सोडियम मतलब Na, एल का मतलब R, ऑक्साइड का मतलब O लगा दो, तो हो गया ना सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर क्या बनेगा तुम यही देखो, कराने पर क्या बनेगा तुम यही देखो, ठीक है भैया। एक X एक Na के साथ बाहर कर दो, NaX बाहर कर दो, कर दिया बाहर। अब बचाओ क्या बचा, ROR बचा। अब ROR क्या होता है, तो बोलोगे सर जी ईथर होता है। ROR क्या होता है, ईथर होता है। तो यही लिखा होगा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर क्या बनता है भैया, ईथर बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। इतनी सरल बात है, और यही लिख के रिएक्शन लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। अगली बात है वुड्ज अभिक्रिया। देखो भाई समझो, वुड्ज अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया, वुड्ज फिटिग अभिक्रिया, तीन है। तो वुड्ज में क्या होगा, बात जरा समझना। दो RX के ले लो, दो एल्किल हैलाइड ले लो, उसी में दो सोडियम ले लो, ले लिया, और निकाल दो इसके साथ। इसकी उपस्थिति में तो बोलोगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है। तो क्या निकलेगा, क्या बाहर, बोलोगे सर जी निकलेगा 2NaX निकल जाएगा, बचेगा RR बनेगा। क्या बनेगा भैया, RR बनेगा। तो बने ना एल्केन, तो क्या लिखोगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया वुड्ज अभिक्रिया कहलाती है। अब अच्छा यहीं पर आ जाए तुम्हारे सामने फिटिग अभिक्रिया। तो फिटिग में क्या करोगे, R हटा के तुम बेंजीन ले लेना, R हटा के तुम बेंजीन ले लेना, बोल देना C6H5X और C6H5X। बताओ, R हटा के बेंजीन लगा दिया ना, सेम टू सेम काम। दो Na के परमाणु ले लो, किसकी उपस्थिति में, तो बोलोगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। सेम काम कर रहा हूं, सेम काम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बाहर क्या निकालोगे, तो बोलोगे सर बाहर यही निकाल दो, दो Na है दो X है, तो दो NaX बाहर निकाल दो। जो बचा हो C6H5, C6H5 इसको जोड़ के लिख दो। हमने लिख दिया भैया C6H5 और लिख दिया C6H5। इसे बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। देखो लिखा होगा, कहते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड Na धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। भैया यहां थोड़ा गलत है, एल्केन नहीं डाइफेनिल, डाइफेनिल बनाते हैं। और ऐसी अभिक्रिया फिटिग अभिक्रिया कहलाती। याद हो गया। अच्छा अगली देखो है वुड्ज और फिटिग। अब बड़ा बड़ा जो सॉरी जरा बात समझना, वुड्ज का मतलब क्या होता है, बोलोगे RX होता है। फिटिग का मतलब क्या होता है, बोलोगे C6H5X होता है। दोनों वही ले लो, सेम काम कराओ, एक Na एक और Na, किसकी उपस्थिति में, तो बोलोगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में।
ले लिया, अच्छा सेम काम कराओ, बाहर कर दिया 2NaX, अच्छा मतलब बेंजीन के पास क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, बेंजीन के पास क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, तो बेंजीन के पास क्या लगा दो, आर लगा दो प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं एल्किल बेंजीन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं एल्किल बेंजीन। ठीक, पढ़ो जरा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, ये रहा, वह एरिल हैलाइड नीचे वाला रहा, C6H5X, Na धातु से अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। तो वुर्ज वाले में RX लेना है, फिटिक वाले में C6H5X लेना है, और वुर्ज फिटिक में दोनों लेने हैं एक एक करके। ठीक, अगले में आओ, कहते हैं फ्रैंक लैंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में सेम टू सेम काम करना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया जस्ता से कराने पर, मतलब सर RX के 2 अणु ले लेंगे और इसकी क्रिया जस्ता मतलब जिंक से करा देंगे, जस्ता मतलब जिंक से कराने पर क्या होगा, तुम ये देख लो जरा क्या होगा। Na वाला X के साथ क्या बनाएगा, तो बोलो उसे Zn वाला X के साथ क्या बनाएगा, ZnX2 बनाएगा, तो RR बचेगा ना, RR को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, तो एल्केन बनेगा, देखो ना एल्केन बनते हैं, और ऐसी अभिक्रिया फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया, 2 टाइप की होती है फीडल क्राफ्ट, एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन, कभी कभी ये ऐसे आ जाती है। फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन व एसाइलेशन अभिक्रिया को लिखिए 5 नंबर में, सिर्फ 5 नंबर में। तो क्या करोगे, कहते हैं निर्जल AlCl3, इसको पहले ले लो, निर्जल AlCl3 ले लिया, की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड बेंजीन से अभिक्रिया करके, तो हमने कहा ये रहा भैया बाबूजी बेंजीन, ठीक, ये ऐसे लग दो बेंजीन, ये रहा बेंजीन, कौन भैया, एल्किल हैलाइड। अब क्या होगा यहां बात समझना, यहां से एक H जाएगा और ये X जाएगा, मतलब HX बाहर कर दो, कर दिया, C6H5 बचेगा और R बचेगा, तो बना लो C6H5R बना लो, इसका नाम याद है ना, एल्किल बेंजीन बनता है, लिखा हुआ है देखो, एल्किल बेंजीन देते हैं, ऐसी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया कहलाती है। ये एल्काइलेशन अभिक्रिया है क्योंकि यहां देखो एल्किल लगा हुआ है, इसमें एल्किल लगा हुआ है, इसलिए इसे एल्काइलेशन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अगर इसी में एसाइलेशन आ जाए तो सेम काम करना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिड हैलाइड, पहली एल्किल हैलाइड थी, अब एसिड हैलाइड हो गया, बात समझो जरा, करानी बेंजीन से ही है, C6H6 ले लो, एसिड हैलाइड का पैर जो फार्मूला होता है RCOCl, इतना सा चेंज है। अब वही काम करना है तुमको जो पिछली बार किया था, यहां से H निकाल दो, यहां से Cl निकाल दो, मतलब HCl बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, C6H5COR बनेगा, क्या बनेगा, COR बनेगा, तो बनेगा C6H5COR बनेगा, मतलब एल्किल बेंजीन नहीं बनेगा भैया। ठीक, सही है, इसको याद करो, इसका नाम क्या है, एल्किल फेनिल कीटोन, CO लगा है ना, तो CO को क्या बोलोगे भैया, कीटोन बोलोगे, तो एल्किल फेनिल कीटोन बनता है, ऐसी अभिक्रिया फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं, और जो गेस वाली है मैं वही बता रहा हूं। अगली है सैंड मायर अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया और दूसरी है गाटरमान, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सैंड मायर में लिखा है CuCl व HCl, देखो लिखा है CuCl या HCl, या CuBr HBr ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं,
की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अपघटन कराने पर, करा दो अपघटन, देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये रहा, डाइएजोनियम मतलब N2, अपघटन कराने पर क्या होगा, देखो जरा क्या होगा, ये केवल N2 बाहर हो जाएगी बस, जो HCl की उपस्थिति कराई थी वो HCl बाहर हो जाएगा, जो उपस्थिति कराई थी, ठीक, तो उपस्थिति ही रहने दो उसको, N2 यहां से बाहर कर दो, जो बन रहा है बना लो, क्या बनेगा भैया, क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है ना, अपघटन कराने पर हेलोबेंजीन बनता है, अगर मैं X लूंगा तो हेलोबेंजीन बनेगा, पर हमने Cl लिया तो क्लोरोबेंजीन बनता है, चाहो तो यहां पर क्लोरो लिख लो, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और ऐसी अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। अब गाटर मान आ जाए तो क्या करोगे, यहां CuHCl कर देना, बस गाटर मान आ जाए तो यहां CuHCl कर देना, बाकी सब कुछ सेम वही है, ठीक। अगली देखो, साटन बामन अभिक्रिया क्या है, कहते हैं फिनॉल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराने पर, अब फिनॉल ये रहा भैया, ये रहा फिनॉल, अब बेंजोइल क्लोराइड का मतलब होता है C6H5COCl से कराने पर फेनिल बेंजोनोएट बनता है। अब देखो जरा क्या होगा भैया, यहां से H हटा दो बस और यहां से हटा दो Cl, मतलब HCl बाहर कर दो, बाहर कर दिया, चाहो तो मैं दूसरे टाइप से लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं C6H5OH, ये रहा फिनॉल, मैंने क्या कहा भैया, यहां से H बाहर कर दो, यहां से Cl बाहर कर दिया, बचा क्या C6H5COOC6H5, क्या बचा C6H5COOC6H5, इसी का नाम है फेनिल बेंजेनोएट, बनता है, ऐसी अभिक्रिया सॉटन बाउमन अभिक्रिया कहलाती है। अगली है कोल्बे अथवा कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, इसको जरा समझना, कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ये रहा भैया, बहुत प्यार समझना इसको, ये रहा सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया सर्वोत्तम CO2 से कराने पर, कार्बन डाइऑक्साइड से करा दो, यही CO2 बीच में लगा दो बस, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कुछ ऐसा, फेनिल सोडियम फार्मेट बनता है, फेनिल सोडियम फार्मेट बनता है, ठीक है, फेनिल सोडियम फेनिल सोडियम फार्मेट बनता है। अच्छा रुको रुको रुको, ओ लगा है COON, एक H यहां पे बना लो, बना लिया, जो बनता है कहते हैं उसका पुनर्विन्यास होता है, क्या होता है भैया, पुनर्विन्यास होता है। अब पुनर्विन्यास का मतलब कैसे होगा जरा देखना, देखना जरा कैसे होगा, ये जो पूरा है ये यहां आ जाएगा और H चला जाएगा यहां, ठीक, कर दो, करवाओ पुनर्विन्यास, तो यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा COONA, जैसा मैंने कहा आपको, ठीक। सोडियम सैलिसिलेट इसका नाम है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है जिसकी क्रिया तनु HCl से कराने पर, तो हमने कहा सर जी इसकी क्रिया हम HCl से करा देते हैं, अब HCl में देखो क्या होगा, जब हम HCl से कराएंगे ना बुआ जी, तो Na और Cl बाहर हो जाएगा, मतलब NaCl बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, तो बोलोगे NaCl बाहर हो जाएगा, अब NaCl बाहर हो जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, यहां H लग जाएगा, तो केवल H लगा दो बस, केवल H लगा दो बस, OH यहां लगा ही है, यहां लगा दो H, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, बनता है, ऐसी अभिक्रिया कोल्बे अथवा कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। टफ है पर आराम से, बहुत आराम से देखना, पहले सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, तो O लिखा है, COO बीच में लगा के Na लग दो, फिर पुनर्विन्यास कर दो, COONA नीचे ले आओ, H को ऊपर भेज दो, फिर HCl से क्रिया करा दो, तो बनता है सैलिसिलिक अम्ल, और साथ में क्या बाहर हो जाता है, NaCl बाहर हो जाता है। ये पूरी आपको याद करके जानी है, ठीक। अगली है रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया, कहते हैं पैलेडिनीकृत मतलब PD, BaSO4 का मतलब बेरियम सल्फेट, दिखा बेरियम सल्फेट,
की उपस्थिति में एसिड या एसिल क्लोराइड मतलब RCOCl, ये रहा एसिड क्लोराइड, याद आया, का अपचयन कराने पर मतलब अपचयन करवा दो, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। देखो कितना आसान एल्डिहाइड है। इसको यहां तोड़ दो, एक एच इधर लगा दो, एक एच इधर लगा दो, तो RCHO बनेगा। क्या बनेगा भैया, RCHO बनेगा और HCl बाहर हो जाएगा। बहुत ध्यान देखना, RCHO बनेगा, HCl बाहर हो जाएगा। कितने एच लगाए हैं, 2 एच लगाए हैं भैया, RCHO बनेगा। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बनता है। और ऐसी अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगली बात जरा देखो, कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। हमने जैसे कहा HCHO, इसमें नहीं होता है। उनके 2 अणु ले लेते हैं, 2 अणु सांद्र NaOH, ये NaOH ले लेते हैं। तो क्रिया करके अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अब जरा बात यहां समझना, अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं। बात जरा समझना, बात समझना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब जरा बात समझना, हमने क्या कहा, इसको जरा देखो, ये दूसरे टाइप से देखो, इसको देखो, दूसरे टाइप से देखते हैं इसको। हमने कहा HCHO ले लिया, फिर HCHO ले लिया, हमने NaOH ले लिया। अब जरा बात समझना कैसे मैं बाहर कर रहा हूं, देखो जरा, मैं इसे बाहर कर देता हूं। अब ये है क्या, जरा इसको पढ़ के देखो जरा आराम से। ऐसे कर देता हूं, चलो अच्छा ऐसे ही, बस CH2 हो जाएगा ना। फिर ये बाहर कर देता हूं। अब ये है क्या, बहुत ध्यान समझना, मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले ये समझो क्या बचा, CH के पास कितने, 2, और एक ये भी लगा लो, कितने बचे, 3। तो हमने बोला CH3, ठीक। और ये रहा, देखो समझो 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 समझो, इसको साथ में लिख दो। तो हमने बोला CH2 ये है, एक H ये है, तो क्या हो गया, CH3OH, CH3OH बनेगा और HCOONA बनेगा। CH3OH बनेगा और HCOONA बनेगा। अब ये रहा अल्कोहल और ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। जैसा उन्होंने कहा कि जब हम ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उनके 2 अणु जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो एक अल्कोहल बनता है, दूसरा सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ऐसी अभिक्रिया कैनेजारो अभिक्रिया कहलाती है। अगली है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। कहते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। हमने कहा सर जैसे CH3CHO, जैसे हमने कहा भैया CH3CHO, आपस में संघनन करके करवाते हैं। CH3CHO देखो, अगले वाले CH3CHO को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो जरा, यहां था CH3, उसका एक H मैंने आगे ले लिया। अब देखो ये OH दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना OH। अब मैं कैसे करूंगा जरा ध्यान देखना। हमने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसी पे लगा दिया नीचे OH, दिख रहा ना OH आया था, लगा दिया नीचे OH, फिर आगे सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे CHO। और इसका नाम समझ लो बहुत प्यार से। हमने कहा ये रहा समूह, इसके पड़ोसी अल्फा, इसका पड़ोसी बीटा। तो बीटा पे क्या लगा है, OH। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो साफ साफ बोला उन्होंने, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। देख लो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, ये एक अल्फा कार्बन, इस पर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, उनके 2 अणु, कितने अणु, 2 अणु आपस में संघनन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। कीटोन भी बना सकते हो। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है।
अगली बात देख लो, इटार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड कौन होता है? CrO2 CrOCl2 CrOCl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टॉलुइन का ऑक्सीकरण, टॉलुइन क्या होता है? ये रहा टॉलुइन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, इसे टॉलुइन बोलते हैं, का ऑक्सीकरण करवाने पर, करवा दो ऑक्सीकरण, बेंजल्डिहाइड बनता है। अब देखो जरा बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। बेंजल्डिहाइड का मतलब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा दो, बहुत प्यारा लगा दिया, यस सर। एक ऑक्सीजन जाएगा, चला गया, तो H2 निकलेगी। अब H2 तो अकेले जाएगी नहीं, तो बोलोगे सर जी H2 तो अकेले जाएगी नहीं, तो H2 हो जाएगी। तो हमने कहा हाँ सर H2 हो जाएगी। तो कितने ऑक्सीजन टोटल लगाए? तो हमने कहा सर जी 2 ऑक्सीजन टोटल लगाए, बस हो गई अभिक्रिया। बोलो, एस क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, ऐसी अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। अगली बात देखो, पर्किन अभिक्रिया क्या है? कहते हैं निर्जल सोडियम लवण की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ऐसी अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा? बेंजल्डिहाइड का फार्मूला प्यारे बच्चों होगा C6H5CHO, ये रहा C6H5CH। किससे कराने पर भैया? एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे बोलते हैं CH3CO, CH3CO, अच्छा CH3CO का ये होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक। तो ये रहा CH3, ये रहा CH3, देखो ऐसे लिख देता हूं, अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहले ऐसे कराओ, यहां से क्या बाहर जाएगा? तो बोलोगे सर यहां से बाहर जाएगा H2O, क्या बाहर जाएगा? H2O बाहर कर दो, जो भी बना देखो, जैसे बना रहा हूं C6H5, सिंगल बॉन्ड देखो CH, डबल बॉन्ड पे है CH, फिर CO, फिर O, फिर CO, फिर CH3, क्या निकला था यहां से? H2O, बस वही H2O फिर से क्रिया करा दो, जो वहां से H2O निकली है यहां फिर से क्रिया करा दो, जो यहां से H2O निकली है वो फिर से क्रिया करा दो। कैसे कराओगे जरा देखो, कैसे कराओगे जरा देखो। क्या बोल रहे हैं? अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, यहां से तोड़ दो इसको, इधर लगा दो H, इधर लगा दो H, लगा दिया, बहुत प्यारा। अब देखो जरा क्या क्या बनेगा, लगा दिया, देखो जरा क्या क्या बनेगा। पहली बात CH3COOH बाहर हो जाएगा, तो तुमने बोला सर जी CH3COOH बाहर हो जाएगा, जो साफ साफ नजर आ रहा। बचेगा ये जो दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है? देखो C6H5 दिख रहा है, CH दिख रहा है, डबल बॉन्ड CH दिख रहा है, फिर आगे COOH दिख रहा है। अब ये अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे, ये समझो बात को। ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका पड़ोसी अल्फा, इसका पड़ोसी बीटा, मतलब जो डबल बॉन्ड लगा है वो अल्फा और बीटा कार्बन पे लगा है, इसलिए इसे बोलते हैं अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे हम सेनेमिक अम्ल भी बोलते हैं। तो बात समझ में आई आराम से कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ऐसी अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। अगली बात है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण ले लो, हमने कहा ठीक है RCOO, हमने कहा ठीक है RCOO Na ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण ले लिया, के जलीय विलयन का मतलब H2O ले लिया, विद्युत अपघटन कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। अब बहुत ध्यान से ये देखना, बहुत ध्यान से। हमने कहा जी RCOO माइनस का होता है, Na प्लस का होता है, H2O में HOH ले लिया,
H प्लस का होता है, OH माइनस का होता है। निकालो बाहर फटाफट। RC डबल ओ माइनस का होता है, उसके साथ आएगा H प्लस, तो RC डबल ओ H आएगा। RC डबल ओ H को लिख सकता हूं RH प्लस का CO2। अरे भैया RC डबल ओ, तो CO2 यहां निकाल सकता हूं ना, तो CO2 निकाल दिया और साथ में R वाला H के साथ जाएगा तो RH बन जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा और प्लस वाला माइनस के साथ, तो क्या निकलेगा, NaOH निकलेगा। ठीक, क्या निकलेगा भैया, NaOH निकलेगा। ठीक है, सही है, बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसके दो अणु ले लूं, इसके दो अणु ले लूं तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 2Na 2H मिलकर 2NaOH निकलेंगे, 2Na और 2OH मिलकर 2NaOH निकलेंगे। अब यहां क्या होगा, जो R है उस पे ऊपर तो प्लस या माइनस है नहीं, तो जो R है वो आपस में मिलकर के R बना लेगा, मतलब एल्केन बना लेगा, और यहां का जो H था वो किस रूप में निकल जाएगा, H2 के रूप में निकल जाएगा। किस रूप में निकल जाएगा भैया, H2 के रूप में निकल जाएगा। भैया देखो ये Na प्लस है, ये H प्लस है, तो दोनों कैटायन है ना, तो कैटायन कहां जाएंगे, तो बोलोगे ये दोनों कैथोड पर जाएंगे, और R के साथ C डबल ओ लगा था, इसलिए ये दोनों कहां जाएंगे, एनोड पर जाएंगे। कभी कभी यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से ये अभिक्रिया भी आपको देख के जाना है। अगली है HVZ अभिक्रिया। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। पढ़ो जरा, कहते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ले लो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, आगे क्या बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो अल्फा क्लोरो या ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ऐसी अभिक्रिया हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, कह रहे हैं जब लाल अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, चलो अच्छा हम लेते हैं CH3COOH। इससे कराने पर भैया क्लोरीन या ब्रोमीन से, चलो क्लोरीन से करवा देता हूं। क्या निकलता है, बोल रहे हैं कौन सा परमाणु निकलता है भैया, अल्फा परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन ना। देखो जरा इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये रहा COOH, इस पर जो हाइड्रोजन लगेगा वो अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, इसके साथ एक Cl के साथ, तो HCl बाहर निकाल देता हूं, जो एक Cl बचा वो यहीं पर लगा दो। तो हमने कहा यहीं पर Cl लगा देते, तो मैंने लगाया CH2Cl और आगे लगाया COOH। अब ये रहा समूह, इस पर ये रहा अल्फा, तो इसे बोलते हैं अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बोला ना, अल्फा क्लोरो या ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ऐसी अभिक्रिया हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहलाती है, HVZ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अगली बात देख लो, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, बहुत लंबी चौड़ी है पर फंस जाती है कभी पेपर में तो फिर दिमाग चकरवा देती है। सर्वप्रथम थैलेमाइड लेते हैं, ये रहा थैलेमाइड, आराम से पढ़ के जाओगे तो आराम से समझ में आएगा, ये रहा थैलेमाइड। ठीक, ये रहा क्या भैया, थैलेमाइड। क्या लेना भैया, थैलेमाइड, एमाइड लेना ना, तो ये रहा थैलेमाइड, बहुत प्यार से करेंगे। एल्कोहलिक KOH के साथ, चलो KOH से करा दो। अब KOH से कराओगे तो क्या होगा, K प्लस का होगा, OH माइनस का होगा, तो K वाला यहां लगा दो, H वाला बाहर कर दो, तो यहां से H2O बाहर हो जाएगा और K लगा दो, तो हमने बना दिया भैया K लगा दो बस, तो CO, यहां भी CO और यहां लगा दो NK, और K का है प्लस का है। अब करा दो किससे, KOH से कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड बनता है,
जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करा दो, अब इसकी क्रिया RX से करा दो, और X माइनस का होता है तो K प्लस और X माइनस बाहर हो जाएंगे तो KX बाहर हो जाएगा। अब R लग जाएगा तो यहां लगा दो, एल्किल थाइलेमाइड बनता है। पर वो कैसा होता है? एन एल्किल, एन एल्किल है क्योंकि एन, आर जो लगा है वो एन पर लगा है, इसलिए बोलते हैं एन एल्किल थाइलेमाइड बनता है। जिसका जल अपघटन करवा दो, जिसका भैया जल अपघटन करवा दो, HOS से क्रिया करवा दो, प्राथमिक एमीन बनता है। क्या बनता है भैया? प्राथमिक एमीन बनता है। कैसे कराऊंगा जल अपघटन, जरा देखो, इसको तोड़ो, इधर लगाओ OH, इधर लगाओ H, इसको तोड़ो, इधर लगाओ H, इधर लगाओ OH, कितने HOH लिए? तो आपने कहा 2 लिए। अब जरा देखो क्या क्या बनेगा। COH यहां लगेगा, COH यहां लगा, पहले यही बना लो, ये रहा। और क्या निकलेगा भैया? RNH2 निकलेगा, प्राथमिक एमीन बनता है। तुमको इससे मतलब है, प्राथमिक एमीन बनता है। ऐसी अभिक्रिया गैब्रियल थाइलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अगली बात देखो, एस्मिट अभिक्रिया। कहते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, लिख लो H2SO4, तो H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर, हमने कहा RCOH लेना है, उसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल का मतलब फार्मूला होता है पैरुचो N3H। फार्मूला याद रहेगा तो कर ले जाओगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे, एकदम सिंपल सी बात है। इसलिए फार्मूला तो एकदम अच्छे से तैयार कर लो। से कराने पर एमीन बनता है। कैसे एमीन बनेगा जरा देखो, R ये रहा, एक N यहां से उठा लो, एक H ये उठा लो, एक H ये उठा लो, ठीक, तो बना लो RNH2। देखो तुमको जो बनाना है वो बना लो, बाकी सब निकलने वाला निकल जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे निकलेगा? ये एक N चुराया है तो 2 N बचे हैं ना, तो N2 निकाल दो, और यहां देखो CO2 बची है ना, CO2 निकाल दो, तो N2 और CO2 निकाल दो, बचा RNH, तो RNH2 बन गया। बहुत आसान थी। एमीन बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है? देखो जरा, कहते हैं एल्कोहलिक KOH या NaOH, तो ये रहा KOH, कुछ भी लेना है तो हमने KOH ले लिया। एमाइड की क्रिया, ये रहा एमाइड, ब्रोमीन से करानी है, ये रहा ब्रोमीन, एमीन प्राप्त होता है। अब जरा देखो एमीन कहां है, ये रहा एमीन, ये रहा R और ये रहा NH2। तुमको जो बनाना है तुम वो बनाओ, बाकी निकलने वाला निकल जाएगा। हो गया? बचा क्या? बचा सर CO और एक O, ये CO और एक O, ये ऐसे ना बनाया जाए। हम सोचे K के साथ Br बाहर कर दिया जाए, तो हमने कहा भैया सीधे सबसे पहले हमने 2K Br बाहर कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब बचा सर जी K, CO और O, तो CO और O मिलके CO3 हो गया, तो K वाला बनाएगा K2CO3। कुल कितने के इस्तेमाल किए हमने? 4 के इस्तेमाल किए, तो यहां 4 लगा लो, बाकी प्रक्रिया बैलेंस है, देख लो, चेक कर लो। R का 1 है, R का 1 है, N का 1 है, N का 1 है, H के कितने हैं देखो जरा, H के 2 हैं, H के 2 हैं, कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है यहां पर, O के 1 और 4 और 1 5 है, यहां भी 3 5 नजर आ रहे हैं भैया, कितने नजर आ रहे हैं भैया? 5 नजर आ रहे हैं। देख लिया जाएगा अभी, देख लेते हैं, शायद और कुछ बाहर होने वाला हो। अच्छा, H बाहर होगा, कितने H हैं यहां? 4, H2O लिख लो, 4 है तो 2 लगा लो। अब देखो जरा बैलेंस है, वो हो गई। NH2 तो NH2 लिखा है, 4H यहां एक्स्ट्रा है तो 2 दूनी 4H एक्स्ट्रा हो गए। O के कितने हैं सर जी? 4 और 1 5 है, यहां पर भी 3 2 5 है, Br के 2 हैं, Br के 2 हैं, K के 4 हैं, K के 4 है, ठीक। अगली बात देखो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया।
कहते हैं एल्कोहलिक एच, वही वाली बात, एल्कोहलिक एच या NaOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का मतलब RX की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराने पर, तो ये रहा भैया क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म लेने पर यहां पर के कितने अणु ले लोगे? 3 ले लो। KOH KOH KOH। ये समझाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या बाहर निकालोगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले Cl के 3 लोग के 3 लोगों के साथ बाहर कर दो, तो 3KCl यहीं से बाहर कर दो। बाहर कर दिया। अब देखो जरा यहां इतना चीज बाहर हो गई। ठीक है, क्या बनता है? प्राथमिक एमीन बनता है। रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरा, रुको 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 जरा। नहीं 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 नहीं, एमीन की क्रिया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है ना, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है ना। थोड़ा सुधार करो यार, RX नहीं होगा, RNH2 होगा। अब जरा बाहर जाने वाली बात देखो जरा, और क्या बाहर जा रहा है देखो जरा। कुल कितने H हैं? जरा गिनती मारो। 2 1 3 4 5 6 हो गए 6। ऑक्सीजन गिनो, 3, तो यहां O लगा दे, 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो बचा क्या? बचा R N और C, यही तो बचा। तो जो बचा बस वही लिख दो। क्या बचा? RNC। इसी का नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। ऐसी अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, और एकदम लास्ट अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। ये भी पेपर में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, कहते हैं क्षारीय NaOH या KOH की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया। तो ये रहा प्यारे बच्चों फिनॉल। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराने पर, तो ये रहा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्षारीय NaOH या KOH, तो हमने NaOH की उपस्थिति ले ली। मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। अब इसका मतलब समझो जरा, सैलिसिलैल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? देखो OH तो वहीं रहेगा, और सैलिसिलैल्डिहाइड का मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो हाइड्रोक्सी तो लगा है, पर ऑर्थो पोजीशन पर होना चाहिए एल्डिहाइड के, तो हमने लगा दिया यहां पर एल्डिहाइड लगा दिया। तो इसी का नाम है सैलिसिलैल्डिहाइड, जिसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। अब बाहर क्या जाएगा जरा देखो, देखो देखो, हमने कहा OH तो H लगा ही है, जहां ये लग रहा है तो हमने कहा सर यहां H होगा। बहुत प्यारा, जहां लगेगा। अब जरा बाहर जाने वाली बात देखो जरा, ये रहा CH और ये रहा O, तो CHO तो लगा दिया उठा के, तो बचा क्या? सर बचा Na और Cl, तो Na और Cl तो जाएगा NaCl। सबसे पहले और कुछ जाएगा? ये NaCl तो NaCl बाहर हो गया, और कुछ जाएगा? तो जाएगा एक H ये रहा और एक H ये रहा, साथ में जाएगी H2 बैलेंस के लिए। अच्छा H2 नहीं जाएगा, पहले 3 तो यहां लगाओगे ना बैलेंस के लिए, तो 3 यहां बैलेंस के लिए पहले लगा दो, Na के 3 लिए हैं। अब देखो जरा क्या बचा, तो हमने कहा एक H ये रहा, 3 H ये रहे, तो 4 H हो गए। हमने बोला बाहर कर दो 2H2। अब जरा बैलेंस चेक करो जरा, ऑक्सीजन के 3 है और एक 4। OH को ना देखो, तो OH को ना देखो, तो लगा ही है। ऑक्सीजन के हैं 3, इधर कितने हैं? एक ये रहे, 2 ये रहे, 3। H देखो एक्स्ट्रा कितने लगे। हमने कहा इसमें तो है ही, पूरे गिनो। OH OH तो लगा, तो यहां से गिनो, 1H 2H और 3 मिलके 5H। यहां देखो 1H और 4 ये 5H हो गया।
Na के 3 है, Na के 3 है, Cl के 3 है, Cl के 3 है। ठीक, तो ये हमारी आखिरी अभिक्रिया थी और इस क्लास के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्लास है आपकी, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो मिलते हैं फिर ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में धुरंधर तरीके से, और ये क्लास एक बार देख कर जाइएगा। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि इन अभिक्रियाओं में से कम 2 से 4 अभिक्रियाएं फंस जाएंगी। IUPAC की क्लास देख कर जाइएगा आज ही रात में। ठीक, मैं भी अपडेट करवा देता हूं अभी। अब अभी ऐप पर जाएंगे थोड़ी देर बाद, ये क्लास फिनिश करके ऐप पर मैं सेपरेट अपडेट करवा देता हूं अलग से, जिसमें मैं तुमको शॉर्ट आंसर दे देता हूं पूरे, लॉन्ग आंसर दे देता हूं पूरे, IUPAC दे देता हूं पूरे। तो ये सब चीजें मैं अलग से तुमको प्रोवाइड करा देता हूं, और उसको अच्छे से देख के चले जाना, एक बार रिवीजन कर लेना पूरा। ऑब्जेक्टिव क्लास तो लूंगा ही, सब्जेक्टिव तो ले ही ली, पर जितने भी बच्चे हैं एक बार मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, उतने ही देख कर जाओ, उसमें ही फंसेगा पेपर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर शाम की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।